हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है साउंड यानी कि ध्वनि। और ध्वनि में आज क्या पढ़ाने वाले हैं हम आपको ध्यान से देखिए। पहली बात तो यही कि ध्वनि क्या होता है यानी कि साउंड क्या है। दूसरी बात ये कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी कि साउंड यानी ध्वनि उत्पन्न कैसे होता है। और फिर जानेंगे प्रोपेगेशन ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है यानी ध्वनि चलती कैसी है। फिर देखेंगे कि वेव्स क्या होते हैं, तरंगे क्या होते हैं, फिर तरंगे के प्रकार कितने होते हैं यानी कि टाइप्स ऑफ वेव। तो ये जो वीडियो है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और साथ में ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आते हैं और स्पेशली ये 9th क्लास में ये चैप्टर्स हैं, फिर भी ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इन्हीं पॉइंट पर डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, तभी सारा कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले देखिए साउंड क्या होता है। तो साउंड जान लेते हैं कि जो ध्वनि होती है ना, वो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ध्वनि क्या है? तो ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं ना, वो क्या होता है? ध्वनि होता है। ठीक है, जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं वो क्या होता है? ध्वनि होता है। और ध्वनि क्या है? तो ध्वनि ऊर्जा का एक क्या होता है? प्रकार होता है, जिससे क्या होता है कि कानों में पड़ने से, जिसके कानों में जो एनर्जी होती है ना, उस एनर्जी के कानों में पड़ने से प्रत्येक प्राणी में सुनने की जो संवेदना होती है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हमने लास्ट में लिख रखा है, आप देखिए क्या है साउंड। तो साउंड देखिए, साउंड क्या है? साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। यानी कि साउंड क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, और ये एक प्रकार की ऊर्जा जो होती है, जो जब हमारे कानों में पड़ती है ना, तो हमें क्या होता है? सुनने की जो संवेदना होती है वो प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो समझ में आई, जो कुछ भी हम अपने कानों से सुनते हैं वो क्या होता है? वो साउंड होता है। साउंड क्या है? तो साउंड एक एनर्जी का ही रूप होता है, जो क्या करता है, हमारे जब कानों में पड़ता है ना, तो हमें जो सुनने की संवेदना होती है वो प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो जैसे वाहनों की जो गति होती है, वाहनों में जो हॉर्न की आवाज़ होती है, जो पार्क में पक्षियों का चहचहाना होता है, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कानों तक आती है ना, तो हमें सुनाई देती है। तो ये सब कुछ क्या है? ये एक साउंड है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड, यानी कि ये जो साउंड होता है ये प्रोड्यूस कैसे होता है, उत्पन्न कैसे होता है। ठीक है, तो उत्पन्न कैसे होता है? तो देखो, ए साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है, यानी कोई भी वस्तु है जो कंपन कर रही है, तो उस कंपन करती हुई वस्तु से क्या होता है कि जब वो कंपन करती है तो जो हमारा मीडियम रहता है उसमें वो डिस्टरबेंस पैदा करती है। क्या करती है? डिस्टरबेंस पैदा करती है। तो जब डिस्टरबेंस होता है तो जो मीडियम के कण होते हैं ना, जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं, वो क्या करते हैं? वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो जब वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तो अपने इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है ना, जो उनका पोजीशन होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है, उस पोजीशन से वो क्या करते हैं? इधर उधर गति करने लगते हैं। ठीक है, और जब वो इधर उधर गति करने लगते हैं तो क्या होता है कि पूरा एक वेव बन जाता है, यानी कि वो आगे वाले पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब करते हैं, तो वो भी, उनमें भी मोशन हो जाता है, वो भी इधर उधर गति करने लगते हैं। फिर अगला वाला भी इसी तरह से अगले वाले पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करता है, तो वो भी गति करने लगता है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक वेव फॉर्म हो जाता है, यानी एक तरंग बन जाती है, और वही तरंग जो है वायु के माध्यम से हमारे कानों तक आती है और फिर जो है हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो बात यही है कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए हमें वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, जब तक कोई वस्तु कंपन नहीं करेगी तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, यानी ध्वनि उत्पन्न होने के लिए जो सोर्स है वो क्या है? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड यानी कि साउंड उत्पन्न कैसे होता है,
तो साउंड उत्पन्न होने का जो सोर्स है यानी कि जो स्रोत है वो है कंपन करती हुई वस्तु। ठीक है, जब कोई वस्तु कंपन करती है तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। और ध्वनि चलती कैसे है, तो ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है यानी कि माध्यम की ज़रूरत होती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण नहीं होता है, यानी ध्वनि का प्रोपेगेशन नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड की। तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या होता है, यानी ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो हमने अभी बताया ना कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। जैसे ये कोई वस्तु है जो कंपन कर रही है, यानी ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है, ये कंपन कर रही है। ठीक है, तो जब ये कंपन करेगी ना तो ये क्या करेगी, ये जो मीडियम है ना, इस मीडियम में डिस्टरबेंस पैदा करेगी। और जब डिस्टरबेंस पैदा करेगी तो इस मीडियम के जो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे ना, ये जो पार्टिकल होंगे वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये डिस्टर्ब हो जाएंगे तो जो आगे वाले पार्टिकल्स हैं उनको भी ये डिस्टर्ब करेंगे। और जब ये डिस्टर्ब करेंगे ना तो ये क्या होगा कि पहले तो ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में बने हुए थे। ठीक है, शांत विराम थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही डिस्टरबेंस हुआ ये मोशन में आ गए। ठीक, तो ये क्या हुआ, ये जो इनकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये इधर और उधर ऐसे गति करते हैं। तो जब गति करते हैं तो एक दूसरे को आगे क्या करते हैं, टक्कर मारते रहते हैं। तो बाकी जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी वाइब्रेट करने लग जाते हैं। तो जब वाइब्रेट करने लग जाते हैं तो इनसे क्या होता है, एक तरंग एक ऐसे विक्षोभ बनने लगता है, एक ऐसे विक्षोभ बनने लगता है। ठीक है, तो जब एक विक्षोभ बनने लगता है कणों का, ठीक है, ऐसे ऐसे बनने लगता है तो ये एक तरंग का रूप ले लेता है। और यही जो तरंग होता है ना, ये वायु के माध्यम से, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से हमारे कानों तक पहुंचता है। तो जब ये तरंग हमारे कानों तक पहुंचता है तो हमें क्या होता है, वो ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, तो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या है कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है। तो ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, और बिना माध्यम के ध्वनि क्या होता है, ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि ध्वनि के लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। और माध्यम क्या क्या हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, और चलती कैसे, हमने बताया कि ये तरंग के रूप में क्या होती है, एक कणों के द्वारा दूसरे कणों में ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और फिर यही जो एनर्जी होती है वो हमारे कानों तक जाती है और फिर हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेव्स की। तो वेव्स क्या होता है, अभी हमने कहा कि वेव्स क्या होता है। तो वेव क्या होता है, जो ये होता है ना कि माध्यम में जो हलचल हो रही है, जो डिस्टरबेंस हो रही है ना, अभी हमने बताया ना कि ये जो माध्यम में डिस्टरबेंस होता है ये तरंग का रूप ले लेता है। तो वही तरंग है कि माध्यम में होने वाली वह हलचल होती है, यानी कि वह डिस्टरबेंस होता है जो अपना रूप बदलता नहीं है। ठीक है, जो अपना रूप क्या करता है, बदलता नहीं है। बस क्या है कि ये जो माध्यम के कण है ना, ये जो माध्यम के कण है, इन माध्यम के कणों के द्वारा ये क्या करता है, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता जाता है। क्या करता है, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता जाता है। और ये जो तरंग की वेग होती है ना, ये जो स्पीड है, तरंग की वेलोसिटी है, ये क्या करती है, ये जो मीडियम है उसके नेचर पर डिपेंड करती है कि मीडियम का नेचर कैसा है। ठीक है, और यही जो विक्षोभ होता है ना, और यही जो विक्षोभ हो रहा है, यही जो डिस्टरबेंस हो रहा है, जो हलचल हो रहा है, इस तरह से आगे बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी को कहते हैं तरंग गति। क्या बोलते हैं, तरंग गति। तो तरंग क्या है, तरंग माध्यम में होने वाली वह हलचल है या विक्षोभ है जो बिना रूप बदले माध्यम के कणों के द्वारा एक निश्चित वेग से आगे बढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया कि तरंग क्या है। तो तरंग क्या है, तरंग मीडियम में होने वाला वह डिस्टरबेंस है जो क्या करता है, अपने रूप को बदलता नहीं है। ठीक है, अपने रूप को चेंज नहीं करता है, बल्कि ये माध्यम के कणों के द्वारा क्या करता है, एक निश्चित वेग से आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, अब तरंग के टाइप की बात करें तो जो तरंग का टाइप होता है ना, यानी वेव्स के जो टाइप्स होते हैं वो दो होते हैं। पहले तो होता है मैकेनिकल वेव्स और दूसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिकल वेव्स। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है एक, और एक होता है मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स क्या होते हैं, तो वे वेव्स होते हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए हमें मीडियम की नीड्स होती है। यानी कि जैसे कि ऐसे तरंग, ठीक है,
क्या है, ऐसे तरंग जिनके संचरण के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसे हम कहते हैं, उन तरंगों को हम कह देते हैं यांत्रिक तरंग। कौन सा तरंग कहते हैं, यांत्रिक तरंग, यानी कि मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे तरंग जिनके संचरण के लिए, जिनके प्रोपेगेशन के लिए हमें मीडियम की नीड्स होती है, तो उसे हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, अब बात हम करते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव्स वे वेव्स होते हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए, यानी जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वो होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग, और जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है वो होते हैं यांत्रिक तरंग। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यांत्रिक तरंग के जो एग्जाम्पल है ना, जितने भी सारे वाद्य यंत्र होते हैं ना, तो वो सारे आपके क्या हैं कि यांत्रिक तरंग में आते हैं। उनकी जब वो प्रोड्यूस होते हैं तो उनके चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, तभी वो हम तक सुनाई देंगे, नहीं तो सुनाई नहीं देंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें विद्युत चुम्बकीय तरंगों की, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो इनके संचरण के लिए, यानी इनके प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की नीड्स नहीं होती है, इसलिए इन तरंगों को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे जो होते हैं ना, प्रकाश तरंगें होती हैं, ठीक है, रेडियो तरंगें होती हैं, या फिर एक्सरे होता है, वाई रे होता है, गामा रे होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इनके चलने के लिए हमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये क्या है, वैक्यूम में ही ये जो है प्रोपेगेशन इनका होता रहता है, तो ये होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो समझ में आई कि वेव्स के कितने टाइप्स हैं, दो टाइप्स है। पहला है मैकेनिकल वेव्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो जो मैकेनिकल वेव्स होता है ना, जिनके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, वो भी होते हैं टू टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। ठीक है, पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, यानी कि अगर हिंदी में इसको बोले तो हिंदी में कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो ये कौन से तरंग होते हैं, तो ये वे तरंग होते हैं जिनके माध्यम के कणों का कंपन, अभी यहाँ सब पार्टिकल्स का खेल है, पार्टिकल्स कैसे मोशन करेंगे, कैसे वाइब्रेट करेंगे, उसी की बात है। तो वे तरंगे, यानी ऐसे वेव्स, ठीक है, जिनके जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं ना, यहाँ देखिए, यहाँ स्पेस है तो यहाँ समझा रहे हैं हम। ठीक है, जैसे ये हमारा क्या है कि ये कोई मीडियम है, ये एक तरंग है। ठीक है, ये क्या है, ये तरंग है, ये तरंग के चलने की दिशा है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव्स है ये तरंग के चलने की दिशा है। लेकिन इसके जो मीडियम के पार्टिकल्स है ना, जो पार्टिकल्स है छोटे छोटे, जो ये पार्टिकल्स हैं इसके, अब ये जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं कि इस प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स के क्या करते हैं, जब पैरेलल, कैसे पैरेलल गति करते हैं, कैसे गति करते हैं, पैरेलल गति करते हैं, पैरेलल गति करते हैं, तो हम कह देते हैं कि ये जो वेव्स है ना, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ठीक है, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि वे तरंगे जिनके माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं, समांतर। ठीक है, जैसे तरंग चल रही है वैसे ही कण भी कंपन कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएगा, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। अब इंग्लिश में हम इसी को पढ़ देते हैं, क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल, इन रहेगा, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं आप मीडियम, कहाँ के, मीडियम के मूव, यानी गति करते हैं, इन ए डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस, यानी कि जो विक्षोभ होता है या जो हम कहें तरंग की गति होती है, उस तरंग की गति के ये क्या करते हैं, समांतर कंपन करते हैं मीडियम के पार्टिकल्स, किसमें, इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में। ठीक है, तो हम एक बार हिंदी में और बोल देते हैं, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का कंपन तरंग संचरण की दिशा के समांतर होता है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाते हैं। ठीक है, समांतर होगा तो अनुदैर्ध्य। ठीक, और अगर यही क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाता है, यही जो माध्यम के कणों का जो वाइब्रेशन है वो अगर वेव्स के क्या हो जाता है, वेव्स के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव है।
ठीक है, देखो क्या है, इन ट्रांसवर्स वेव द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडिया मूव्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा सुन लें, क्या होता है कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण, यहाँ भी वही है, माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति, यानी माध्य स्थिति मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, यही है ना, यही तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये क्या करते हैं, तरंग संचरण के लंबवत है। ये तरंग संचरण यानी कि ये वेव्स की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, तो इसके क्या करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। कैसे कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं। तो ये हो जाता है ट्रांसवर्स वेव यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, समझ में आई बात। एक बार हम और रिपीट कर देते हैं, वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर क्या करते हैं, तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, तो उन तरंगों को हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इन ट्रांसवर्स वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या चीज़ें हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, फिर हम अभी एक बार समराइज कर देंगे सारा पॉइंट जो हमने लिया है। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। तो पहली बात, तो साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल, यानी कि साउंड को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के साउंड नहीं चलती है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकल वेव्स क्या होती हैं, तो मैकेनिकल वेव्स वे वेव्स होते हैं जिनके प्रोपेगेशन के लिए यानी जिनके संचरण के लिए हमें मीडियम की नीड्स होती है, यानी वे तरंगे जिनके संचरण के लिए हमें माध्यम की